इकोनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल हमने इसलिए प्रारंभ किया ताकि हम अर्थशास्त्र के विभिन्न विषयों पर हिंदी में उच्च कोटि स्तर का अध्यापन कार्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरा भरसक प्रयास होता है और जिस उच्च स्तर तक मैं अध्ययन करके या अपने स्वाध्याय या अनुभव के आधार पर आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करता हूँ, आशा है आप उससे संतुष्ट होंगे। क्योंकि चैनल अभी नया है इसलिए आपको प्रमोट करना है। यदि आपको पसंद है, मेरा अध्यापन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम और स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकें। आज के इस वीडियो में मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से उत्पादक के संस्थिति या इक्विलिब्रियम को समझाने का प्रयास किया है। इसके पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने पाया कि बहुत ही रुचि ली लोगों ने इसमें, और हमको लगता है कि वो सबसे बेहतर या बहुत ही अधिक देखा जाने वाला वीडियो रहा मेरा। मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन पर आप जाकर मेरे सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि इस वीडियो को देखने के पूर्व आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जो मेरा दूसरा वीडियो है उसे देख लें और तब इसे समझने में थोड़ी और आसानी होगी। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि जो बातें वहाँ बताई गई हैं उसको भी मैं यहाँ संक्षेप में दोहराऊंगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं आपको दिक्कत हो रही है। तो हम प्रारंभ करते हैं। इस विषय को, अर्थात जो उत्पादक के संतुलन को हम दिखाने जा रहे हैं, उस स्थिति में कुछ बातें एजम्पशंस के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। एक तो सर्वत्र जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादक जो है वो रेशनल है, तो रेशनैलिटी की शर्त यहाँ लागू होगी। और रेशनैलिटी का अर्थ सीधा सा ये होता है कि उत्पादक अपने साधनों को उनके दिए हुए मूल्यों पर जब उत्पादन प्रक्रिया में लगाता है तो वह अधिकतम उत्पादन, अधिकतम लाभ न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना चाहता है और ऐसा करने में वह पूर्णतः सक्षम है। तो ये विवेकशीलता की एक तरह से अवधारणा है कि उत्पादक को उन सारी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान है जिसके अंतर्गत वो उत्पादन करने जा रहा है, और जो वो निर्णय लेने जा रहा है या लेगा वो उसके लिए सर्वोत्तम होगा और ऐसा करने में वो समर्थ है। इस रूप में वो विवेकपूर्ण है या रेशनल है। दूसरे सुविधा के लिए ये माना गया है कि उत्पादक केवल दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तीसरा ये माना गया कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में जो उत्पादन के साधन लगते हैं उनके मूल्य दिए हुए हैं और उन मूल्यों के आधार पर वो उन साधनों का चयन करेगा। उत्पादक जितनी वस्तुएं या दोनों वस्तुओं को जो उत्पादन कर रहा है, इन दोनों वस्तुओं के मूल्य भी उसे ज्ञात हैं और ये मूल्य उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या जब वो अपनी वस्तुएं बेचता है तो वो स्थिर रहते हैं। अर्थात वस्तुओं के मूल्य भी स्थिर हैं, साधनों के मूल्य भी स्थिर हैं, ये दिए हुए हैं और उत्पादक को इनका ज्ञान है। और उत्पादक के जो संसाधन हैं
जिन्हें हम उत्पादन के ये साधनों के रूप में देख रहे हैं, वो क्योंकि अपनी आय से खरीदता है, इस नाते इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि उत्पादक की आय दी हुई है और दी हुई निश्चित आय से उसे उत्पादन के साधनों को क्रय करना है। और क्योंकि उत्पादन की चर्चा हो रही है तो उत्पादन में एक जो उत्पादन के नियम हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, पैमाने के प्रतिफल के रूप में भी, रिटर्न्स टू स्केल के रूप में भी, लॉज ऑफ रिटर्न्स के रूप में भी, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के रूप में, जिसमें हम पा चुके हैं या देख चुके हैं कि उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। और वो नियम यहाँ भी मान के चल रहे हैं कि जब वो उत्पादन को बढ़ाता है तो अगली इकाइयाँ जो है उत्पादन के साधनों से जो उसे प्राप्त होती है वो क्रमशः घटती हुई होती हैं। वो उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू हैं। अब हम अपने अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, जिसका मतलब होता है कि उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है अपने दिए हुए साधनों से, और हमें उन विकल्पों को देखना है जिनको उत्पादन के जो ये साधन हैं या जो उस से या उत्पादक अपनी एक निश्चित आय से इन दोनों वस्तुओं की कितनी मात्राएं या उनका कौन कौन सा संयोग खरीद सकता है। और ये जब हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वे अधिकतम मात्राएं होंगी दोनों वस्तुओं की जिनको उत्पादन कर रहा है, जो ये उत्पादन संभावना वक्र पर होंगी। और क्योंकि दो वस्तुओं की मात्राएं दिखाई गई हैं, साधन सीमित हैं, दिए हुए हैं, उसकी आय निश्चित है, और उस दी हुई निश्चित आय पर साधनों के दिए हुए मूल्यों पर जब उन साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में लगाएगा, ऐसी स्थिति में यदि वो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो निश्चित तौर पर दूसरे वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र पर जब एक वस्तु की मात्रा घटेगी तो निश्चित तौर पर दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र जो है ऊपर से नीचे गिरेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा, और दूसरे उसकी एक और प्रकृति होती है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्र की ओर कनकेव होगा, न तोदर होगा। जो उत्पादन संभावना वक्र है इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। रूपांतरण वक्र इसलिए कहते हैं कि जब हम इस वक्र के एक बिंदु पर से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो साधनों की उसी मात्रा से एक वस्तु की मात्रा घट जाती है और उसके स्थान पर दूसरे वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है। इसको दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि जब हम इस रूपांतरण वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एक वस्तु के मात्रा के स्थान पर दूसरे वस्तु की मात्रा उत्पादित होती है, और कहा जाता है कि एक तरह से एक वस्तु मान लीजिए अगर वो y है, घटती है, तो उसके वस्तु स्थान पर अगर x की वस्तु मात्रा बढ़ती है तो कहा जाता है x से y का रूपांतरण हो रहा है, अर्थात y की मात्रा कम हो जा रही है, उसी के स्थान पर x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है। इस नाते हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन वक्र कहते हैं, रूपांतरण वक्र कहते हैं। तो इस रूपांतरण वक्र पर जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो हम आपको ध्यान दिला दें कि क्योंकि उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं तो ये वक्र हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। इस पर हमने y अक्ष पर एक वस्तु दिखाई है y, और दूसरी वस्तु x को कमोडिटी x को x अक्ष पर दिखाया है। हमारा रूपांतरण वक्र ये है p डैश, नीचे वाला वक्र जो है जो केंद्र की ओर नतोदर है, अवतल है या कनकेव है। उस पर होता क्या है कि वक्र क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस नाते उसकी ढाल जो है वो ऋणात्मक है, निगेटिव है। दूसरे वक्र केंद्र की ओर न तोदर है। यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम इस वक्र पर बढ़ते हैं तो जो प्रतिस्थापन की दर है, कितना y छोड़ने के बदले कितना x लेते हैं, ये कैसी होगी। और
यहाँ हम ध्यान रखें कि जब हम वाई की मात्रा ऊपर से कम करेंगे, अर्थात उत्पादन ज़्यादा है उसको घटाएंगे, तो जो अंतिम उत्पादन होता है वहाँ पर ह्रासमान प्रतिफल के नियम के कारण लागतें ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाई की कुछ मात्रा घटाएंगे तो उसके बदले हमको उत्पादन के साधनों की कुछ मात्राओं को घटाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने घटा लिया और उसके स्थान पर एक्स वस्तु का उत्पादन हमने बढ़ा दिया। एक्स वस्तु को उत्पादन बढ़ाएंगे, यहाँ भी ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। तो जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे लागत बढ़ेगी, अर्थात ज़्यादा साधनों को लगाना पड़ेगा। तो जाहिर है कि जब हम वाई को छोड़ेंगे और एक्स को बढ़ाएंगे तो हमें उत्तरोत्तर एक्स की बढ़ती हुई मात्राओं के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा साधनों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको पहले की तुलना में ज़्यादा वाई छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब हम वाई की मात्रा घटाएंगे और उसके स्थान पर एक्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो पहले एक्स की जितनी मात्रा बढ़ा रहे थे उतनी ही मात्रा बढ़ाने के लिए अगली बार वाई की उससे ज़्यादा मात्राएं छोड़नी पड़ेगी। इसी को दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि एक्स की अपॉर्चुनिटी कास्ट या अवसर लागत कितनी है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम वाई को घटाएं, एक्स को बढ़ाएं, तो एक्स को बढ़ाने के लिए हमको वाई की कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा। जितनी वाई हमको छोड़नी पड़ती है हम ये कहते हैं वो इतना एक्स पाने की अपॉर्चुनिटी कास्ट है या अवसर लागत है, अर्थात अगर हम इतना एक्स चाहते हैं तो हमको इतनी वाई छोड़नी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम एक्स की मात्राएं बढ़ाएंगे बराबर, वैसे वैसे उनके बदले हमको वाई की ज़्यादा मात्रा छोड़नी पड़ेगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि एक्स के लिए वाई के जो प्रतिस्थापन की दर है वो क्या होगी, और उस दर को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि बराबर बराबर एक्स के लिए हमको वाई की ज़्यादा मात्राएं छोड़नी पड़ेगी, अर्थात डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई जो होगी वो घटती जाएगी। पहले वाई की मात्रा कम छोड़ेंगे, अगली बार ज़्यादा छोड़ेंगे, अर्थात एक्स के बदले वाई की अवसर लागत बढ़ती जाएगी। एक्स के लिए बराबर एक्स के लिए हमको बढ़ते हुए वाई को छोड़ना पड़ेगा। इस नाते प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती हुई होगी, और इसलिए वक्र जो है वो ये जो दरें हैं इस पर बढ़ती हुई होंगी। पहले हम इतनी वाई बटा इतना करते हैं, अगली बार इतनी वाई बटा इतना करते हैं, तो ये दर बढ़ती जाएगी, और कनकेव वक्र जो होता है उस पर वक्र की दर बढ़ती हुई होती है। याद है अनधिमान वक्र में ये दर, क्योंकि वो कन्वेक्स होता है, समुत्पाद वक्र कन्वेक्स होते हैं, वहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दरें घटती हुई होती हैं, यहाँ पर ये बढ़ती हुई होंगी, वक्र कनकेव होगा। और दूसरी भाषा में हम इसको सरलतम रूप में ये कह सकते हैं कि जो वक्र का जो शेप है, आकार है, वो पहले कम ढाल वाला होगा, फ्लैट होगा, कम ढाल वाला होगा, और बाद की स्थितियों में ये खड़ा हो जाएगा, इसकी ढाल बढ़ती जाएगी। तो इस पर प्रतिस्थापन की दरें यहाँ पर कम होगी, यहाँ नीचे वाले हिस्से पर ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये वक्र का स्वरूप इस तरह का होगा, पहले कम ढाल और बाद में अधिक ढाल। तो इस तरह का ये वक्र बनेगा, और इस वक्र पर जितने भी संयोग होंगे वो उत्पादक अपने दिए हुए साधनों से कोई भी संयोग प्राप्त कर सकता है। तो किन किन संयोगों को दिए हुए उत्पादन के साधनों से उनके दिए हुए मूल्यों पर दो वस्तुओं के किन किन संयोगों को प्राप्त होने की संभावना है, प्राप्त किया जा सकता है, उसको दिखाने वाले वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और ये वक्र पीपी डैश से प्रदर्शित है। एक बात यहाँ हम और बता दें, अभी तो हमने माना कि उत्पादन के साधन स्थिर हैं या उसकी आय स्थिर है, लेकिन अगर उसकी आय में वृद्धि हो उत्पादक के, या उसकी आय में कमी हो, तो ये उत्पादन संभावना वक्र जो है वो परिवर्तित होगा। आय अगर अधिक होगी तो अपने उसी आय से वो उत्पादन के दिए हुए साधनों को ज़्यादा साधन खरीद सकेगा, और ज़्यादा साधन खरीदेगा तो ज़्यादा उत्पादन हो सकेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आय बढ़ेगी तो उत्पादक साधनों की उसी मात्रा से या अपने वस्तु की उत्पादन को पहले जहाँ वो ओपी करता था अब इससे ज़्यादा करेगा,
और हम अगर इस चित्र में उसको OP1 मान लें, और अगर इसी तरह से x का उत्पादन P' से बढ़ के P1' हो जाए तो नया उत्पादन संभावना वक्र ऊपर सरक जाएगा, विवर्तित हो जाएगा, और यदि उसकी आय घटती है तो ये वक्र नीचे सरकेगा। तो इस प्रकार से अगर उत्पादक की आय में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर जाएगा आय बढ़ने पर, और आय के घटने पर नीचे की ओर आएगा। तो इस तरह से कई उत्पादन संभावना वक्र या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बन सकते हैं जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है या व्यय बढ़ता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र हुआ। अब एक और रेखा या लाइन की चर्चा हम करेंगे, उसका नाम है सम आय रेखा, आइसो रेवेन्यू लाइन, जिसका मतलब ये होता है कि उत्पादक को समान आय प्राप्त हो। कब? जब वह इन दो वस्तुओं के किसी निश्चित संयोग को बेचे। अर्थात उत्पादक जिन दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है उनके किसी निश्चित संयोग को जब वो बेचता है तो जो आय प्राप्त होती है ये आय हुई। और अगर इस संयोगों में वो परिवर्तन करे, अर्थात एक वस्तु की मात्रा को घटा दे और दूसरे वस्तु की अधिक मात्रा बेचे और उससे जो प्राप्त आय हो वो पहले वाले के बराबर हो जाए, तो विभिन्न संयोगों को अगर वो कंपेयर करे, देखे कि इतना x इतना y, इतना x इतना y, इतना x इतना y, इस प्रकार से विभिन्न संयोगों को वह देखे और उनके मूल्यों पर उसका अनुगणन करके देखे कि उसे इस संयोग को बेचने से कितनी आय प्राप्त होगी। तो कई बार एक संयोग दूसरे संयोग की तुलना में ज़्यादा आय दिखाएंगे, कोई संयोग कम आय दिखाएगा, कुछ ऐसे संयोग होंगे जो समान आय दिखाएंगे। तो ऐसे संयोगों को जो समान आय दिखाएंगे उनको प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को मिला के एक वक्र या रेखा बन सकती है। तो ये वक्र का रूप नहीं लेगी, इसलिए नहीं लेगी कि क्योंकि हमने जो वस्तु है उसके मूल्यों को स्थिर मान रखा। अगर जब वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा वैसी स्थिति में ये विभिन्न बिंदु जो हैं एक सरल या सीधी रेखा पर आएंगे। तो इस प्रकार से सम आय या सम आगम रेखाएं, कई बार लोग सम और आगम को जोड़ के समागम करते हैं, लेकिन जब समागम करते हैं तो समागम का एक और अर्थ भी निकलता है। इस नाते थोड़ा सा कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति होती है। इस नाते हम उनको जोड़ नहीं रहे हैं, हम अलग अलग ही पढ़ रहे हैं। चाहे हम उनको सम आगम रेखाएं कहें, चाहे हम उनको सम आय रेखाएं कहें, जिनका मतलब हुआ एक ऐसी रेखा जिस पर दो वस्तुओं या हमारे इस उदाहरण में x और y के ऐसे विभिन्न संयोग प्रदर्शित हैं जिनको बेचने से उत्पादक को एक समान आय प्राप्त होती है। ये रेखा एक सरल रेखा के रूप में होती है क्योंकि दोनों वस्तुओं के मूल्य दिए हुए और स्थिर मान लिए गए हैं। तो हमारे चित्र में हमने यहाँ पर इस समाय रेखाओं को दिखाने का प्रयास किया है। वैसे ही है, इस पर x y की मात्रा, इस पर x की मात्रा, और एक सरल रेखा देखिए R1 L1 हमने खींची है। ये सीधी रेखा है जिस पर हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि इस पर जितने बिंदु होंगे, चाहे E बिंदु हो चाहे कोई अन्यत्र दूसरा बिंदु लें, मान लीजिए हम यहाँ अगर एक बिंदु K कर दें, तो ये मेरे केवल कहने का मतलब है कि E बिंदु जिस प्रकार से y की b मात्रा और x की c मात्रा या OC या OB मात्रा को दिखा रहा है, उसको इन दोनों वस्तुओं का जो संयोग है उसको बेचने से उनके दिए हुए मूल्यों पर उपभोक्त उत्पादक को जितनी आय प्राप्त होती है, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर, चाहे वो K हो कोई अन्यत्र हो, उन पर जो x और y का संयोग होगा उनको बेचने से भी बराबर आय प्राप्त होगी। और इस नाते इस रेखा के प्रत्येक संयोग जो x और y के हैं वो समान आय को प्रदर्शित करते हैं। और वो आय यहाँ पर लिखी जा सकती है अगर निश्चित आय हो,
अन्यथा हमने उसको अवॉइड करने के लिए ये बताया है आपको कि R1 और L1 रेखा पर जो संयोग हैं x और y के, उनको बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो सभी बिंदुओं पर बराबर है। इस नाते हम इनको समाय रेखा कह रहे हैं। अब एक और बात है कि अगर ये रेखा, क्योंकि वस्तु के मूल्य स्थिर हैं, इस नाते ये रेखा सीधी ही सरल ही रेखा रहेगी। अंतर इतना पड़ेगा कि ये रेखा ऊपर या नीचे विवर्तित हो सकती है, और विवर्तन तब होगा जब x और y दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ जाएं, अर्थात उत्पादक x की मात्रा भी ज़्यादा बेचे, y की मात्रा भी ज़्यादा बेचे तो उसकी आय बढ़ जाएगी, और दोनों वस्तुओं की मात्रा कम बेचे तो उनकी आय कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेखा इसके ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि उत्पादक देखिए अब की बार इतनी वस्तुओं को बेच रहा है, y की OR2 और x की OL1। इस पर OR1 बेच रहा था, इस पर OR2, मतलब ये अलग अलग अकेले अगर दोनों को बेचे, क्योंकि R1 और L1 बिंदुओं पर वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि केवल एक ही वस्तु होगी, इस नाते उनके R1 और L1 या R2 और L2 रेखा के बीच के जो संयोग या बिंदु हैं उन पर वो कहीं कार्य करेगा। और ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि R1 L1 रेखा पर आय का स्तर या जो उसके आय का स्तर है वो कम होगा और ऊपर वाली रेखा पर ज़्यादा होगा। यहाँ दिखाने का आपको मैंने प्रयास किया है कि E बिंदु पर देखिए इसकी मात्रा OB और इसकी OC है, और F बिंदु पर दोनों की मात्राएं पहले से ज़्यादा हैं। एक पर OA वो B से ज़्यादा है, एक पर D वो C से ज़्यादा है। तो जब दोनों वस्तुओं की मात्राएं ज़्यादा बेचेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर वो नीचे किसी रेखा अगर आय पर जाए तो उस पर उसके आय का स्तर कम होगा, लेकिन सभी रेखाओं के पर अलग अलग आय के स्तर अलग अलग होंगे, लेकिन सभी बिंदुओं पर एक रेखा के सभी संयोग समान आय को प्रदर्शित करेंगे। तो ये सम आय रेखाएं हैं। ये हम ध्यान रखेंगे कि ऊपर की सम आय रेखा ज़्यादा आय प्रदर्शित करेगी, नीचे की सम आय रेखा उसकी तुलना में कम आय प्रदर्शित करेगी। उसी प्रकार से यहाँ भी हमने देखा है कि PP वक्र ऊपर का होगा तो उत्पादन के ऊंचे स्तर को दिखाएगा, नीचे का होगा तो उत्पादन के कम स्तर को दिखाएगा। लेकिन एक वक्र पर जो है वो x और y के जो विभिन्न संयोग हैं वो समान आय से प्राप्त किए जा सकने वाले होंगे। आय बढ़ने पर PP वक्र ऊपर जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन वक्र, और आय के घटने या व्यय के घटने पर ये नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेंगे, और इसी तरह से कई सम आय रेखाएं या सम आगम रेखाएं या आइसो रेवेन्यू लाइंस भी बनेंगी। तो ये दो चीज़ें हो गई। इन्हीं दोनों की सहायता से हम उत्पादक का संतुलन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ इस वक्र में आ सकते हैं तीसरे में, जहाँ पर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है PP डैश, और तमाम समलागत रेखाओं में से एक समलागत रेखा बनाई है, वो है RL, और ये समलागत रेखा इस PP डैश जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, रूपांतरण वक्र है, उसको E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। एक सम आय रेखा हमने और बनाई है R1 L1 जो इस रेखा के नीचे है, और इस हमारे PP डैश या जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है उनको A और B बिंदुओं पर काट रहा है। हम जानते हैं कि नीचे की जो सम आय रेखा है वो कम आय दिखाती है, ऊपर की सम आय रेखा ज़्यादा आय दिखाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक के संस्थिति की जब हम बात करते हैं तो उत्पादक ये प्रयास करेगा कि उसका लाभ अधिकतम हो जाए, उसका उत्पादन अधिकतम हो जाए, उसकी लागत न्यूनतम हो जाए, जिस किसी भी भाषा में हम इसको करें। तो वैसे स्थिति में वो ये प्रयास करेगा कि वो अधिक से अधिक आय प्राप्त करे इस उत्पादन संभावना वक्र पर, जो उत्पादन के दिए हुए साधन और उनके मूल्यों के आधार पर या उपभोक्ता उत्पादक के आय और व्यय के आधार पर हमने प्राप्त किया है। और ऐसी स्थिति में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस
उत्पादन संभावना वक्र के हमने 3 बिंदुओं को लिया है, ए, ई और बी, और हम ये पाएंगे कि अगर उत्पादक ए बिंदु का उत्पादन करे, क्योंकि वो ए भी उत्पादन कर सकता है, ई भी उत्पादन कर सकता है, बी भी उत्पादन कर सकता है, उत्पादन के दिए हुए आय से उनके दिए हुए साधनों के मूल्यों पर। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ए का वर्ण करता हो, वैसी स्थिति में हम पाएंगे कि वो ए बिंदु पर जितना उत्पादन x और y का करेगा, उस उत्पादन से जो आय प्राप्त होगी वो R1 L1 रेखा पर होगी, और R1 L1 रेखा पर आय का स्तर जो उसे आगम वस्तुओं के बेचने से प्राप्त होगी वो कम है, आगम रेवेन्यू, और इसलिए वह ए या बी पर उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आय का स्तर, आगम का स्तर कम है जो उसे आय प्राप्त होगी बेचने से। जबकि इसी वक्र के ई बिंदु पर जब हो जाता है तो ऊंचे आइसो रेवेन्यू लाइन पर पहुंच जाता है, जो बता रही है कि आर डैश, ये जो आर डैश और एल डैश रेखा है, इसकी तुलना में आर एल रेखा पर आय का स्तर, आगम का स्तर ज़्यादा है। इसलिए उत्पादक के लिए बेहतर होगा कि वह इस बिंदु पर उत्पादन करे। इसके ऊपर के किसी रेखा पर अगर वो जाए तो वो उसके उत्पादन संभावना वक्र पर प्राप्य नहीं है, इस नाते अगली रेखाओं पर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो निचली रेखाओं पर काम नहीं करेगा और अधिकतम उस रेखा पर पहुंचने का प्रयास करेगा जो उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या रूपांतरण वक्र को स्पर्श करता हो, और ये सबसे ऊपरी सम आय रेखा होगी जिसे वो प्राप्त कर सकता है, जो सबसे अधिक आय प्रदान करने वाली रेखा या स्थिति होगी। इसलिए उत्पादक इसी बिंदु पर संतुलन में होगा जब वह x की मात्रा का उत्पादन करेगा OX1 और y की मात्रा का उत्पादन करेगा वो Y1। उस समय उसकी आय सर्वाधिक होगी, यही संतुलन का बिंदु होगा। अब इस संतुलन बिंदु की शर्तें हम देख सकते हैं, और वो शर्तें ये हैं कि PP डैश जो वक्र है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, उसके ई बिंदु पर जो RL जो हमारी सम आय रेखा है वो उसकी स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र का ई बिंदु पर जो उसकी स्लोप है, वही स्लोप आइसो रेवेन्यू लाइन की भी स्लोप है। तो दोनों के ढाल यहाँ बराबर हैं, और दोनों की ढालें क्या प्रदर्शित करती हैं ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है और जिस पर हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करेंगे, कि अर्थात उसके किसी बिंदु पर हम कितनी y छोड़कर कितना x प्राप्त करते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और PPC अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है या जो रूपांतरण वक्र है वो ई बिंदु पर यही प्रदर्शित करेगा। तो वो दर होती क्या है? वो दर होती है कि कितनी y छोड़ने के बदले हम कितना x लेते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है, द रेट एट विच ए कमोडिटी सपोज y इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर कमोडिटी x। हो गया। तो कितनी y छोड़ेंगे और उसके बदले में कितनी x लेंगे, ये है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है कि RL जो उसकी आइसो रेवेन्यू कर्व है, लाइन है, उसकी ढाल क्या बताती है। तो क्योंकि दोनों वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर ये ढालें खींची गई हैं, प्राप्त की गई हैं कि जब इतनी वस्तुओं को उत्पादन करता है तो किस मूल्य पर इसको बेचता है। तो दोनों के मूल्य दिए हुए हैं और दोनों के मूल्य स्थिर हैं, और दोनों मूल्यों के आधार पर ये राशि, ये सम आय रेखाएं खींची गई हैं। इस नाते सम आय रेखाएं जो हैं ये दोनों वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है PPC ये रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट MRT at the particular point on PPC is represented by the slope of the curve at that point। तो हम बता चुके हैं कि इस वक्र के किसी बिंदु पर उसकी स्लोप उसके स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होगी, और उसकी स्पर्श रेखा ही
जो है वो आइसो रेवेन्यू लाइन है, और आइसो रेवेन्यू लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, दोनों वस्तुओं के मूल्यों के अनुपात को, अर्थात प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई होती है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो ढाल होती है वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इस नाते इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये शर्त लागू होगी, MRT इज इक्वल टू PX अपान PY, क्योंकि MRT को हम डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर जो भ्रमात्मक स्थितियाँ न हों, इस नाते जब हम लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स फॉर वाई ऑफ वाई फॉर एक्स, वैसी स्थिति में एक चीज़ को हमको दिखा देना है और हम इस रूप में लिख सकते हैं मार्जिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, एक्स वस्तु का मूल्य बटा वाई वस्तु का मूल्य, और यहाँ पर लिखेंगे कि रूपांतरण की प्रतिस्थापन की रूपांतरण की दर। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण की सीमांत दर बराबर होगी दोनों वस्तुओं के मूल्यों को अनुपात को इस संस्थिति बिंदु पर। अब एक चीज़ और हमको यहाँ पढ़ना है, और वो है हमने एक वो पढ़ा था पीछे समुत्पाद वक्रों के माध्यम से एक्सपेंशन पाथ, जिसमें हम ये देखते हैं कि यदि उत्पादक की आय में वृद्धि होती है या व्यय में वृद्धि होती है तो किस प्रकार से वो उसके संतुलन बिंदु में परिवर्तन होता है, और किस प्रकार से दोनों वस्तुओं को उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है, और उस पथ पर जिस पर वो इस प्रकार से बढ़ता उसे हम विस्तार पथ कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। वही चीज़ हम यहाँ फिर देखने का प्रयास करेंगे कि यदि उत्पादक की आय बढ़े या व्यय बढ़े, तो जब आय और व्यय बढ़ेंगे तो जाहिर है कि उसके अब वो उत्पादन जो संभावना वक्र है वो ऊपर की ओर सरकेगा, घटने पर नीचे बढ़ने पर ऊपर। और इसी प्रकार आय तभी बढ़ेगी, वस्तु के बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो जब वस्तुओं की मात्रा को पहले की तुलना में ज़्यादा बेचे। तो इस प्रकार से विभिन्न सम आय रेखाएं, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होगा, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तुओं की बिक्री से आय प्राप्त होगी। इस नाते उसकी सम आय रेखाएं भी ऊपर की ओर विवर्तित होंगी, शिफ्ट होंगी। तो अगर हम उस परिस्थिति को देखने का प्रयास करें तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश और P4 डैश, ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने दिखाए हैं। और ये चारों वक्रों के उन संस्थित बिंदुओं को दिखाया है जिन पर आइसो रेवेन्यू लाइंस उन्हें स्पर्श करती हैं, और इसलिए संस्थित के बिंदु ये A, B, C और D हैं, जिन पर ये R1, L1, R2, L2, R3, L3 और R4, L4 सम आय रेखाएं स्पर्श करती हैं। और इस प्रकार से जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे वस्तुओं के बेचने से जो बिक्री आय बढ़ती है, उस आधार पर जो संतुलन निर्धारित होगा वो संतुलन क्रमशः इन चारों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे उन बिंदुओं पर होगा जिन पर उनकी सम आय रेखाएं उन्हें स्पर्श करेंगी। और इस प्रकार से वो अगर आगे बढ़े इस रूप में तो A से B पर, B से C पर, C से D पर जाएगा, और A से जब B पर जाता है तो X और Y दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है, B से C पर जाता है तो फिर दोनों का और बढ़ जाता है, C से D पर जाता है तो और बढ़ जाता है। और इसी प्रकार जब A से B पर जाता है तो सम आय रेखाएं ऊपर चली जाती हैं, इसका मतलब उनके आय का स्तर भी बढ़ जाता है, जो वस्तुओं के बेचने से आय प्राप्त होती है। तो ये इस तरह से विस्तार होता है, वृद्धि होती है उत्पादन में और उत्पादक को प्राप्त होने वाली आय में। और संतुलन बिंदु पर जब हम बढ़ते हैं तो इस बढ़ने का जो पथ या मार्ग होता है
वो हम उसको एक्सपेंशन पाथ कहते हैं, विस्तार पथ कहते हैं। अर्थात उत्पादन का आकार निरंतर आगे बढ़ता है, विस्तृत होता है, दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और उत्पादक को इन दोनों वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त होने वाली आय बढ़ती है। तो ये इस विस्तार पथ को प्रदर्शित करता है। तो हमने बहुत संक्षेप में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आइसो रेवेन्यू लाइंस के माध्यम से उत्पादक के संस्थिति को दिखाने का प्रयास किया है और फिर संस्थिति में जो बदलाव होगा उस बदलाव को हमने विस्तार पथ के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य ये था कि हमने अब तक समुत्पाद वक्रों के माध्यम से उत्पादक के संतुलन को पढ़ा है और एक दूसरा तरीका है जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या रूपांतरण वक्र और सम आय रेखाओं के माध्यम से उसके संस्थिति को और उसके विस्तार पथ की चर्चा कर सकते हैं। तो इस रूप में एक दूसरा रूप उत्पादक के संस्थिति को समझने का है और निश्चित तौर पर ये हमारे विश्लेषण में, हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगा। इस उम्मीद के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ ही साथ आप उत्पादक के संतुलन को भी इसके माध्यम से समझ सकें। एक बार मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। निश्चित तौर पर अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। और मेरे इसी वीडियो को नहीं, मैंने कहा कि जब मेरे चैनल को आप देखेंगे तो चैनल पर वीडियो सेक्शन ऊपर आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे सारे वीडियो खुल जाएंगे आपके समक्ष और आप देख लें आपके लिए कौन सा उपयोगी है। और निश्चित तौर पर मैं आप देखोगे तो कुछ न कुछ आपको पहले की तुलना में नया मिलेगा और मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको सरलतम रूप में इन विषयों को समझाने का प्रयास करूं। तो आप देखें, आप ही जज कर सकते हैं कि मैं कहां तक सफल हुआ हूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।